अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 18.6 से स्टार्ट करना है। डिटेल डिस्कशन के लिए अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 18.6, व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट इमिट लाइट। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जैसे ही किसी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप के अंदर डोपिंग करवाई जाती है, दैट मीन्स एक साइड के ऊपर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं और दूसरी साइड के ऊपर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं, तो इससे इंप्योरिटी एटम्स के पास चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं। जो एन टाइप साइड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे बन जाते हैं और जो पी टाइप साइड है वहाँ पे होल्स एज अ चार्ज कैरियर्स बनते हैं। अब जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पी एन जंक्शन बना है वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन बैंड से जंप करते हैं और पी टाइप साइड पे मौजूद वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर मौजूद होल्स में जा गिरते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जिस जगह से मूव करके आए हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और इस रीजन में इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब मजीद आने वाले चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगाती है। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक Fe इज इक्वल टू Q टाइम्स E और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स दैट मीन्स होल्स के लिए ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं उनके लिए फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे बैकवर्ड फोर्स लगती है और इस साइड से आने वाले होल्स के ऊपर भी बैकवर्ड फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रही होती है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कदर स्ट्रांग नहीं हो जाती कि वो इस मोशन को कम्प्लीटली रोक ले, तब तक यहाँ से मजीद इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इधर मौजूद होल्स में गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे आयंस अपेयर हो जाते हैं और यहाँ पे भी आयंस अपेयर हो जाते हैं। अब ये जो यहाँ तक की जो थिकनेस है, इस थिकनेस को थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन कहते हैं। यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये जो रीजन बन गया है इसका क्या नाम है? इसका नाम है डिप्लीशन रीजन और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको? बैरियर पोटेंशियल को। प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो इसमें जो सिलिकॉन का बनाया गया डायोड होता है उसके लिए ये बैरियर पोटेंशियल जिसे VB से हमने डिनोट किया है इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0.3 वोल्ट होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन के बने हुए डायोड की। अब अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली इस रीजन को क्रॉस नहीं कर सकते और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद होल्स जो इस रीजन को क्रॉस नहीं कर सकते, अगर हम इनके अक्रॉस बाइसिंग के लिए बैटरी कनेक्ट कर दें तो लेट्स से पी टाइप साइड को हमने बैटरी के पॉजिटिव और एन टाइप साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल का काम इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करना है इसलिए वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेगा और इधर फिर से होल्स अपीयर हो जाएंगे और इसके अलावा दूसरी साइड से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है इन पॉजिटिव चार्जेस को ख़त्म कर देगा क्योंकि उसका काम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है और जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे तो इस जगह के ऊपर फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो क्या कर जाएगी? वो कम कर जाएगी। अब बैटरी के अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और यहाँ पे इस रीजन को क्रॉस करेंगे और फिर एनर्जी लूज कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे होल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करेंगे इस बैरियर या रुकावट को क्रॉस करने के लिए और दूसरी तरफ जाके ये एनर्जी रिलीज कर देंगे। अब ये जो रिलीज एनर्जी है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ये होगा E इज इक्वल टू HF या फिर HC ओवर लैम्डा, क्योंकि ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है ये रिलीज होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में। तो यहाँ पे हम
यूज़ कर रहे हैं प्लैंक्स लॉ, जो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, उसमें हमने F की जगह पे ये सिंबल यूज़ किया था। तो अब ये जो एनर्जी इमिट होगी, ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? ये एनर्जी उस वैल्यू के इक्वल होगी जो कि आपने किसी चार्ज कैरियर को दी थी ताकि वो इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सके। सो अगर एक चार्ज कैरियर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखता है, चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और वो 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल जो है उसको क्रॉस करने के लिए एनर्जी हासिल कर रहा है, तो उसके पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। और फर्दर अगर आप जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.7 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जगह पे लिखी है। सो इससे क्या होगा, ये आंसर आएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻19 और ये कूलम्ब वोल्ट मिलकर क्या बन जाते हैं, ये जूल बन जाते हैं। सो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये जो एनर्जी हमने चार्ज कैरियर्स को प्रोवाइड की है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में इमिट होगी, जिसका मतलब है ये जो QVB का एक्सप्रेशन है ये hc ओवर लैम्डा के इक्वल आएगा, या फिर लैम्डा जो है वो hc ओवर QVB के इक्वल आएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और चार्ज ऑफ अ चार्ज कैरियर की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.7 वोल्ट। सो फर्दर आप जो डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद हमने इसका आंसर क्या निकाला था, 1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, और जो न्यूमरेटर में मौजूद टर्म है उसमें 6.63 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आता है 19.89, और साथ 10⁻⁻ क्या लिखी जाएगी, -34 + 8, और यूनिट्स हैं जूल सेकंड और मीटर पर सेकंड। अब ये टर्म इससे कट जाएगी और ये टर्म इससे कट जाएगी, हमारे आंसर के जो यूनिट्स हैं वो मीटर में आएंगे। तो इस केस में वेवलेंथ का आंसर कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद 1.77589 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल आएगा, जिसे हम फर्दर 1775.9 इंटू 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू तकरीबन 1776 नैनोमीटर के इक्वल होगी। अब हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें अगर इस तरफ हम एनर्जी में इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर दें, या फिर इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर दें, और इस डायरेक्शन में हम वेवलेंथ में इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पे मार्क कर दें कि इस जगह के ऊपर जो वेवलेंथ मौजूद है वो कितनी है, वो है रेड कलर की वेवलेंथ, और उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 700 नैनोमीटर्स, और दूसरी साइड पे यहाँ पे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी लिमिट क्या है, वो वॉयलेट कलर की रेडिएशन है जो तकरीबन 400 नैनोमीटर की होती है। इसके दरमियान में बाकी कलर्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल रेड के साथ यहाँ पे ऑरेंज कलर मौजूद है, फिर येलो कलर की रेडिएशंस मौजूद हैं, ग्रीन कलर है, ब्लू है, इंडिगो है, और उसके बाद वॉयलेट है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, असल में क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक रीजन होता है जिसमें रेड कलर होता है, यहाँ पे एक रीजन है जिसमें येलो कलर मौजूद है, यहाँ पे इस रीजन के अंदर ग्रीन कलर मौजूद है, फिर आगे यहाँ पे मौजूद है, फिर आगे यहाँ पे मौजूद है इस तरीके से ब्लू कलर का पोर्शन, फिर इंडिगो का पोर्शन मौजूद है, उसके बाद वॉयलेट कलर का पोर्शन मौजूद है, और यहाँ पे ऑरेंज कलर का पोर्शन मौजूद है। तो इस तरीके से विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर इस तरीके से वेवलेंथ्स मौजूद हैं। अब ऐसी वेवलेंथ्स जो 400 नैनोमीटर से शॉर्ट हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे लिए विजिबल नहीं है। ऐसे ही जो 700 नैनोमीटर से ज़्यादा लेंथी वेवलेंथ्स या कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो 1776 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो ऑब्वियसली इस रेड कलर की वेवलेंथ से कहीं ज़्यादा है, जिसका मतलब है
कि ये वेवलेंथ किस रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इस वजह से हमें एक ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में बैरियर पोटेंशियल की क्रॉसिंग के ऊपर चार्ज कैरियर्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में इमिट की, वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं है, वो इंफ्रारेड पोर्शन में मौजूद है जो हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव नहीं है, जो कि हमारी आंखें देख नहीं सकती। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अगर जर्मेनियम डायोड हो तो उसके लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है। और उसके लिए जब हम इस इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू HC/Q/VB में वैल्यूज पुट करता हूं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 0.3 वोल्ट्स। तो इस सूरत में जो वेवलेंथ इमिट होगी वो तकरीबन 4.144 इंटू 10⁻⁻6 मीटर या फिर 4144 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या फिर 4144 नैनोमीटर होगी। तो जाहिर बात है फिर ये वाली वेवलेंथ तो और ज़्यादा लेंथी है, जिसकी वजह से ये फार इंफ्रारेड पोर्शन में लाई करेगी। और जर्मेनियम डायोड के केस में भी जो ऑर्डिनरी जो डायोड है वो विजिबल लाइट इमिट नहीं करेगा बल्कि इंफ्रारेड इमिट करेगा और हमारी आंखें इस रेडिएशन को भी नहीं देख सकेंगी। अगर हम चाहते हैं कि जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो हमें दिखाई दें तो इसके लिए फिर हमें ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसका बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा हो। अगर हम रेड कलर की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए वो कितनी होगी, वो होगी 1.7759 वोल्ट। और अगर हम वॉयलेट कलर की वेवलेंथ चाहते हैं 400 नैनोमीटर तो उसके लिए जो बैरियर पोटेंशियल होना चाहिए वो तकरीबन 3.108 वोल्ट होना चाहिए। तो अब हम ये बात जानते हैं कि सिलिकॉन डायोड के केस में जितनी मर्जी डोपिंग करवा ली जाए बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट के करीब ही रहता है और टेम्परेचर चेंज करने से भी इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये बैरियर पोटेंशियल डिफरेंट करने का क्या तरीकाकार है कि आप कोई कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाएं और ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्रुप नंबर 3A जिसे 13 भी कहते हैं और ग्रुप नंबर 5A जिसे ग्रुप नंबर 15 भी कहते हैं उसके एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की सूरत में बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 3A के कुछ एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ग्रुप नंबर 5 के कुछ एलिमेंट्स हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड बना सकते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड या एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड या फिर गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एंटीमोनाइड या फिर इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड। या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम इन दोनों को मिला लें और क्या कहें एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम एंटीमोनाइड ये कर लें। या फिर हम ऐसा करें कि इन दोनों को मिक्स कर लें और इसका रिएक्शन इससे करवा लें तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आर्सेनाइड या फिर गैलियम फॉस्फाइड आर्सेनाइड और या फिर इंडियम फॉस्फाइड आर्सेनाइड। और इस तरह के और भी जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जब भी हम कोई इस किस्म का कंपाउंड बनाएंगे तो हर कंपाउंड के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी। तो डिफरेंट कलर्स की जो एलईडीज अवेलेबल होती हैं वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना किस तरह से है। पूछा गया है कि सिलिकॉन डायोड लाइट क्यों इमिट नहीं करता। हमने इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन ऑफ डायोड मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, that is the barrier potential of a silicon diode. So to overcome this barrier potential, a charge carrier must gain energy given by U is equal to QVB, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इसमें चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और बैरियर पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने अप्लाई करना है 0.7 वोल्ट। सो अगर हम यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें तो उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है और इसे 0.7 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा यूनिट्स में आंसर आएगा
1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। उसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर क्रॉसिंग द डिप्लीशन रीजन द चार्ज कैरियर रिलीजेस एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इट हैड एब्जॉर्ब्ड। दिस energy radiates in the form of electromagnetic waves given by the equation E is equal to hf या फिर hc over lambda. Since the energy of electromagnetic radiation emitted out is equal to the energy absorbed by a charge carrier in overcoming the barrier potential, so QVB जो कि U का एक्सप्रेशन है और इस तरफ E का एक्सप्रेशन मौजूद है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, so QVB is equal to hc over lambda. रीअरेंजमेंट करें, लैम्डा यहाँ पे आएगा और QVB का एक्सप्रेशन इस तरफ चला जाएगा, सो एक्सप्रेशन बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू hc ओवर QVB। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। c स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव में और होल के लिए पॉजिटिव में। और बैरियर पोटेंशियल VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन डायोड की, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर 1.776 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आता है। या फिर डेसिमल को अगर आप 3 प्लेसेस राइट मूव कर दें, फिर आपको यहाँ पावर -9 मीटर लिखनी पड़ेगी और वैल्यू हो जाएगी 1776 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या फिर 1776 नैनोमीटर। Since the visible portion of electromagnetic radiations lies between a range of 400 nanometer to 700 nanometer, in case of silicon diode, the emitted radiation of 1776 nanometer does not lie in visible portion of electromagnetic radiation. Since this radiation has a wavelength greater than the wavelength of red light, i.e. 700 nanometer, so it lies in infrared portion of electromagnetic radiation and we cannot see it. That is why an ordinary silicon diode does not emit visible light. आज का हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 18.7, why a photodiode is operated in reverse biased state. अगेन हम यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, जिसमें एक साइड से डोपिंग की गई है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की और वहाँ पे होल्स एज अ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, और दूसरी साइड पर डोपिंग की गई है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की जहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है एन टाइप साइड और इसके अलावा लेफ्ट साइड है पी टाइप साइड। इसके अलावा जैसे ही ये जंक्शन बना है तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन होल्स को फिल कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इस तरफ आ चुका है नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा अगर मज़ीद लेयर भी इलेक्ट्रॉन्स की क्रॉस करती है और इन होल्स में गिरती है तो इस जगह के ऊपर नेगेटिव आयंस और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं और ये रीजन बन जाता है डिप्लीशन रीजन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस जगह के ऊपर सेट होती है वो इस तरफ होती है और अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि वो बैकवर्ड फोर्स फील करते हैं, और इसके अलावा होल्स भी यहाँ से क्रॉस करके इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि वो इस तरफ बैकवर्ड फोर्स फील करते हैं। सो ये एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है। लेकिन अब अगर हम इस डायोड की रिवर्स बायसिंग करवा दें, दैट मीन्स इस जगह के ऊपर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप साइड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए इस तरह से, तो चूंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का काम इलेक्ट्रॉन्स खींचना है, तो इससे क्या होगा कि वो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा और नतीजतन यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और ऐसे ही जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसका काम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है, इस वजह से वो इन होल्स में इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर देगा और इस जगह के ऊपर जो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है वो बढ़ जाएगी और जो डिप्लीशन रीजन है वो अब इतना वाइड हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर विड्थ नहीं होती, विड्थ असल डायोड के मुकाबले में बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज़रा ज़्यादा थिकनेस ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे ड्रॉ करते हुए हमें विजिबिलिटी का ख्याल रखना होता है। तो अब यहाँ पे इस कदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुकी है कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन का क्रॉस करने का चांस ही नहीं बनता और जो दूसरी साइड है वहाँ से होल्स का क्रॉस करने का चांस नहीं बनता।
लेकिन अब जब इस डायोड का टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी तरह से, चाहे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेम्परेचर डिपेंडेंट बन रहे हैं, लाइट पड़ने के ऊपर बन रहे हैं। तो जब यहाँ से होल इस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लग रही है। ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन होल्स आ सकते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि इस साइड के ऊपर होल्स बनना और इस साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन होल्स को फिल कर देगा और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही इस रिवर्स सैचुरेशन करंट का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें इस तरह से जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्लॉट की जाए और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल करंट प्लॉट किया जाए, तो इसका ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जिस कदर इंटेंसिटी ज्यादा उस कदर ही रिवर्स सैचुरेशन या फिर लीकेज करंट ज्यादा होगा। अब हम जरा इसका आंसर एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फोटो डायोड रिवर्स बायस स्टेट में क्यों ऑपरेट किया जाता है। इसका आंसर हमने इस तरह से लिखना है, इन फॉरवर्ड बायसिंग द फॉरवर्ड कंडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर and in case of extrinsic semiconductors it also depends upon level of doping। so forward conduction में क्या होता है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडक्शन होती है और अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ जो लेवल ऑफ डोपिंग है उसके ऊपर भी डिपेंडेंस होती है और ज्यादा फिर यहाँ पे जो रोल है वो डोपिंग वाले एटम्स प्ले करते हैं। इन दिस केस ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेक पार्ट इन कंडक्शन प्रोसेस। Since a photodiode is used as a light sensor, the conduction due to majority charge carriers is not suitable, so it is connected in reverse biased configuration. In these configurations, only minority charge carriers contribute in conduction. Their number is a function of intensity of incident electromagnetic radiations on the photodiode, either in the form of infrared radiations, that means heat, or in the form of light. So when light is to be sensed, a photodiode is operated in reverse biased configuration where the reverse saturation current is directly proportional to intensity of incident light, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है। Dear students, remaining short questions हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। So until the next lecture, अल्लाह हाफिज।